नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बॉय विद लैंप में। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो रह रहकर याद आते हैं। मैं भोला नेगी आपको एक दिन का ऐसा ही किस्सा सुनाऊंगा कि किस तरह से हमने ऊपरी हवा की एक छोटी सी झलक को महसूस किया। बात उन दिनों की है जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। तो हम लोग भी भारत में मशहूर क्रिकेट खेल के बहुत शौकीन थे। अपने स्कूल से आने के बाद हम लोग क्रिकेट खेला करते थे और रायपुर में इसी तरह के कुछ क्रिकेट टूर्नामेंटों में हिस्सा लेते थे और अपनी क्लब की टीम से खेलते थे। हमें खेलने का इतना शौक था कि कब सूरज पूरब से पश्चिम की ओर डूब गया हमें पता ही नहीं चलता था। छुट्टी का दिन ऐसा होता था कि सुबह उठते ही खिड़की से बाहर नज़र जाती थी, सिर्फ यह टटोलने के लिए कि क्या आज धूप निकली कि नहीं, कहीं बारिश तो नहीं हो रही, क्योंकि धूप में हम जमकर क्रिकेट खेला करते थे। अब रायपुर में ऑर्नेस फैक्ट्री है। ऑर्नेस फैक्ट्री स्टेडियम हमेशा बालकों से, खिलाड़ियों से खचाखच भरा रहता था। तो ऐसे में हमने सोचा क्यों ना खेलने की कोई नई जगह ढूंढी जाए जिसमें हम जमकर पसीना बहाएं। बस इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने हर संभव कदम उठाए। वह उपयुक्त जगह की तलाश में हम भटकते रहे। आखिरकार हमने एक जगह की खोज कर डाली। हमारे रायपुर में ही ऊंची पहाड़ियों के ऊपर औली गांव पड़ता है और औली गांव को हम खंगालने लगे। धीरे धीरे मानव बस्तियों से दूर ऊपर पहाड़ में जंगल की ओर ऊपर ही ऊपर चल पड़े। एक एक डाली और एक एक पत्ता पहाड़ों की ठंडी हवाओं में हिल हिल कर हमारा अभिवादन कर रहा था। अपने पद चिन्हों से जंगली घास को रौंदते हुए और डालियों को फैलाते हुए एक खाली मैदान की तलाश में ऊपर ही ऊपर चोटी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हमारे हाथ में बल्ला, गेंद और क्रिकेट विकेट थे। सोच रहे थे काश जंगल हमें एक खाली मैदान की सौगात दे दे। आखिरकार कुछ ऊपर चढ़ते हुए हमें वह खाली मैदान दिख गया जहाँ पर कुछ जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी। पलक झपकते ही हम लड़कों ने उन झाड़ियों पर हाथ साफ कर डाला और शने शने हमने सारी कांटेदार और जंगली झाड़ियाँ साफ कर डाली। अब खुला मैदान ऊंचे वृक्षों की गोद में झांक रहा था, पर यह इतना आसान भी नहीं था। सबको पुरस्कार स्वरूप हाथों में छालों का खिला हुआ चेहरा दिखा और आखिरकार उस दिन हमने औली गांव के जंगलों के बीच साफ किए हुए उस मैदान पर जमकर क्रिकेट खेला। बस फिर क्या था, हर इतवार की छुट्टी औली गांव के जंगलों के मैदान में ही बीतती थी और हम लोग बड़े मज़े से अपने घर से नाश्ता खाकर सुबह निकल जाते थे और पूरे दिन भर वहीं क्रिकेट खेला करते थे और शाम को थके हारे झुके हुए कंधों से अपने घर की ओर चल पड़ते थे। यह सिलसिला लगभग 2 महीने तक चलता रहा कि एक दिन वह तारीख आ गई। तारीख थी 12 मार्च की। हर इतवार की तरह सोनू मोनू दोनों भाई क्यूट टाइप के अपने सरकारी क्वार्टरों से निकल चुके थे। सोनू के हाथ में था बल्ला और मोनू पीछे ढीली चाल से चला आ रहा था। रिंकू और बंटी, जिनके साथ बड़े इत्मीनान से मैं खड़ा था और आने वाले और खिलाड़ियों का इंतजार कर रहा था, तभी थोड़ी दूर पर बिंदा, जंगी और डिमी आते हुए दिखाई दिए। तो हम सब ऑर्नेस फैक्ट्री स्टेडियम के गेट के आगे खड़े हो गए। अब इंतजार था तो बस भरतू भैजी का, और अब भरतू का घर ऑर्नेस फैक्ट्री स्टेडियम के गेट के पास कुछ ही दूरी पर स्थित था। तो हम सब मिलकर उसके घर के आगे ही एकत्रित हो गए। गेट के बाहर आवाज़ मारी, ए भरतू, क्या जा रहे भरतू? भरतू नाश्ता खा रहा था। हमें देखते ही बोला, अरे भाई, मैं आ तो रहा था, चलो ठीक है, अब तुम लोग आ गए तो चलता हूँ। और अपने पापा से बोला, पिताजी आण छोता मैं, ओके। बस फिर क्या था, हमने भरतू को साथ लिया और चल दिए अपने गंतव्य स्थान की ओर।
धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे थे। हमने रायपुर का मार्केट पार किया और औली की तरफ बढ़ते गए। अब यहाँ पर औली गांव की मानव बस्तियाँ दिखाई पड़ने लगी थी। अपना रोजमर्रा का काम कर रहे कुछ लोग। बौड़ा जी ने खड़ी दोपहरी में बाहर बरगद के पेड़ के चबूतरे पर बरगद के पत्तों की ठंडी छांव में अपने कुछ रिटायर मित्रों के साथ बैठकर पूरे भारत की व्यवस्था सुधारने का बीड़ा उठा रखा था। आदमी सक्षम कैसे बने, इस बात पर चर्चा चरम पर थी। पत्थरों की दीवार वाली गली के पास से जब हम निकल रहे थे तो नेगी चाची बाहर आंगन में चावल साफ करते हुए दिखी। हमें ऊपर पहाड़ की दिशा में जाता देख बोली, बाबा वहाँ जंगल में मत जाना है, वहाँ थोड़ी देर में ना धूप तेज हो जाएगी, घर में खेलो, घर में बाबा चलो अच्छा बात। पर उनकी बात का हम पर क्या असर पड़ने वाला था। हमने भी अपना सर हाँ में हिला दिया और यह कहकर कि बस आते हैं आगे बढ़ चले। कुछ ही दूरी पर सूरी और मंगलू मट्टी के आंगन में कंचे खेल रहे थे और कुछ ही क्षणों में वह दोनों भी औली की पहाड़ी जंगलों में चढ़ने वाली सेना का एक हिस्सा थे। मेरे साथियों, यहाँ एक चीज़ मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि यह वह अगला इतवार था जिसके पहले महाशिवरात्रि मनाई गई थी। रायपुर के पानी के नहर के पास वाले भोलेनाथ के बड़े मंदिर पर मेला लगता है, तो हम लोग भी शिवरात्रि के मेले में गए थे। समूचा मेला कई तरह की ध्वनियों की समावेश से गुंजयमान था। कहीं विभिन्न प्रकार के बाजों की आवाज़, कहीं फूल वालों की आवाज़, कहीं मेले में ऊंचे झूले में झूलते बच्चों की चीख पुकार, तो कहीं नहर में बहते शीतल जल की कल 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 ध्वनि। रायपुर के मंदिर वाले चौक को अरे मेला लगा है मेला कहने पर आतुर थी। अब मेले में जब हम घूम रहे थे तो वहाँ पर सब अपने अपने पसंद की चीज़ें दुकानदारों से खरीद रहे थे। अक्सर इन मेलों में जो दुकानदार होते हैं वह अपने हाथ में एक बांस का डंडा लेकर घूमते हैं। उस बांस के डंडे पर खांचा होता है और उस पर कई तरह के खिलौने चिपके रहते हैं और इसको पकड़े फेरी वाला अपने मुंह में प्लास्टिक का बाजा खोंचे बजाता हुआ बड़े शान से पूरे मेले का चक्कर मारता रहता है। उनके पास कई तरह के खिलौने रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की नकली दूरबीन, दिवाली में पटाखे फोड़ने वाली नकली पिस्तौल, बच्चों के लिए डॉल सेट, प्लास्टिक की छोटी छोटी गाड़ियाँ, रंग बिरंगे चश्मे, सर में लगाने वाली टोपियाँ इत्यादि। और कई तरह के वाद्य यंत्र भी मिलते हैं, जैसे छोटा डमरू। अब बिंदे ने डमरू ऐसे पकड़ा कि खुद को भगवान भोलेनाथ का शरारती भक्त समझ बैठा। बस सिर हिलाए डमरू बजाए जा रहा था, डम डमा डम डम डमा डम डम, और बीच बीच में जोर जोर से अट्टहास करके हंसता भी, अरे भाई ये तो बड़ा मजा आ रहा है डम डमा डम डम। वहीं जंगी ने अपने लिए काला चश्मा खरीदा। काला चश्मा सांवले चेहरे पर लगा वो मिथुन दा का डिस्को डांसर गाना गाते हुए नहर के पथरीले मेड़ पर खड़ा हो थिरक रहा था। उसके बाद हमने देखा कि कुछ बच्चे एक खोखले से छोटे से बांस को बजा रहे हैं। वह एक तरफ से उसके अंदर फूंक मारते तो दूसरी ओर लगा गुब्बारा फूल जाता। फिर वह गुब्बारा धीरे धीरे पिचकता और धीरे धीरे से हवा निकलती। उसमें से एक मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी जो कि बड़ी ही कर्णभेदी आवाज़ पैदा कर रही थी। बस फिर क्या था, भरतू का दिल उसके लिए धड़कने लगा और पलक झपकते ही उसने बैम्बू गुब्बारे वाला बाजा भैया से ले डाला और बजाता रहा पूरे मेले में। उसके बाद हमने चाट पकौड़ी, गोलगप्पे, चाउमीन और मोमो खाए और अपने घर की ओर बढ़ चले। भरतू तो बैम्बू बाजा बजाने के लिए इतना उत्सुक था, उसे बजाने के लिए वह बीच बीच में साइकिल के हैंडल से दोनों हाथ भी छोड़ देता था और दोनों हाथों से बाजा मुंह में लेकर बजाता हुआ जा रहा था। उसे यह करने में बड़ा ही आनंद मिल रहा था। अब कहानी पर फ्लैशबैक से वापस लौटते हैं, फिर आ जाते हैं इतवार औली के जंगल में। तो हुआ यूं कि जब हम लोग औली के मैदान की तरफ बढ़ रहे थे तो भरतू के हाथ में वही बैम्बू बाजा था और वह पूरी मस्ती में उसको बजा रहा था।
जिससे एक कर्णभेदी ध्वनि उसमें से उत्पन्न हो रही थी, जो कि भरतू को बहुत खुशी दे रही थी। हमारी पूरी क्रिकेट टीम धीरे धीरे जंगलों के बीच सूखी पगडंडियों से मानव बस्ती को पीछे छोड़कर अब जंगल के बीचों बीच थी। समूचा जंगल साल के पेड़ों से घिरा हुआ था। मैं आप लोगों को बता दूं कि देहरादून हिमालय की शिवालिक श्रेणियों में आता है और शिवालिक श्रेणी में मुख्यतः साल के जंगल पाए जाते हैं। तो हम जंगल में आगे और आगे बढ़ते जा रहे थे। भरतू सबसे आगे था। मैं, रिंकू, बंटी और बिंदे हम लोग भरतू से कुछ ही दूरी पर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बीच बीच में बिंदे चिल्लाकर बोलता, अबे जंगी, क्या हो गया, शरीर में जान नहीं है क्या जो इतना पीछे चल रहा है? तो जंगी बिंदे को बोलता, रुक, एक बार मैदान पहुंच गया फिर बताता हूँ तुझे अपनी बैटिंग से कि कितनी जान है। तेरे 6 बॉल पे 6 छक्के मार दूंगा। तो इस तरह से हमारा कारवां मस्ती मजाक करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ पहाड़ में बोला जाता है कि घनी दोपहरी में कभी भी घनघोर जंगलों के बीच शोर नहीं मचाना चाहिए। क्या पता ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ के पास कौन आराम कर रहा हो और कौन आपके साथ आ जाए। लेकिन बड़े बूढ़ों की इन बातों से अनजान हम नवयुवक बढ़े जा रहे थे अपने गंतव्य की ओर, क्योंकि हमारे अंदर थी क्रिकेट खेलने की लालसा। बस हमें क्रिकेट ही खेलना था, बाकी चीज़ों में हमारा कोई ध्यान नहीं था। और आखिरकार साल के सूखे पत्तों के ऊपर चरण मरण करते हुए हम पहुंच ही गए अपने औली के मैदान पर। पहुंचकर हमने एक पेड़ की छांव में थोड़ी देर विश्राम किया। उसके बाद बिंदे चिल्लाकर बोला, अब आप बैठे रहोगे, खेल लोगे भी? हाँ, बैठना ही था तो रायपुर स्टेडियम के गेट के बाहर ही बैठ जाते हैं। चलो उठो भाई। तभी जंगी बैट लेकर दौड़ पड़ा। बोला, तुम्हें जो करना है करो, पर पहले बैटिंग तो मैं ही करूंगा। जंगी को बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर बिठाया। फिर हमने क्रिकेट का खेल स्टार्ट किया। मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ और मेरी निगाहें ग्राउंड के चारों तरफ रहती हैं। बीच मैदान के दौरान भरतू बॉलिंग कर रहा था तो रिंकू ने मिड ऑफ से उठाकर उसकी गेंद पर एक जोरदार छक्का लगा डाला। अमूमन भरतू शांत रहता है, लेकिन मैंने छक्का लगते ही भरतू की आंखों में एक जुनून देखा, जो कि शायद मैंने पहली बार देखा हो। और भरतू मेरे साथ क्लास फर्स्ट से पढ़ रहा है। खैर, भरतू ने अपना ओवर पूरा किया और चला गया फील्डिंग करने। अब बारी थी बंटी के ओवर की। बंटी स्पिन बॉलिंग करता है और एक उम्दा लेग स्पिनर की हैसियत से पूरे रायपुर में फेमस है। बंटी की शुरुआती 2 बॉल पर रिंकू गच्चा खा गया था, किंतु तीसरी बॉल उसने लपेट के उठा दी लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, जहां भरतू फील्डिंग कर रहा था। इस शॉट को भी हम छक्का ही समझ रहे थे, लेकिन हम क्या देखते हैं कि भरतू ने पलक झपकते ही एक अप्रत्याशित छलांग मारी और लपक ले गया गेंद को। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह क्या हो रहा है, कैसे कोई इतने ऊपर छलांग मारकर गेंद पकड़ सकता है। तभी बिंदे की जोरदार हंसी आती है और चिल्लाकर कहता है, अब जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग कहाँ से कर रहा भाई, हमें भी दे दे। यह सुनकर भरतू गेंद बंटी की तरफ उछाल देता है और अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। कहते हैं वह गंभीर और शांत था इस बार। डिमी, जो भरतू के बगल में खड़ा हो फील्डिंग कर रहा था, अगर उसकी माने तो वह भरतू के पीछे लहराता हुआ खड़ा सफ़ेद साया होने का दावा ठोक रहा था। मगर उसे लगा धूप तेज होने के कारण कभी सड़क से लहराती हुई भाप उड़ती हुई दिखाई देती है तो शायद वैसे ही कुछ हो, किंतु वह मानव आकृति सी कैसे बना सकती है भला। चलो खैर, जैसे तैसे अपना मैच खत्म हो जाता है। शाम हो गई है और हम सब उन्हीं चिन्हित पगडंडियों से होते हुए नीचे उतर रहे हैं। इस बार भरतू अपना बैम्बू वाला बजा नहीं बजा रहा था, कुछ थका हुआ सा लग रहा था। तो हमने सोचा ये खेल से होने वाली थकान होगी और सब अपने घर की ओर चल दिए। इसके आगे की कहानी भरतू के छोटे भाई ने हमें सुनाई कि क्या हुआ था उस दिन मैच खेलने के बाद जब हम सब अपने अपने घर पहुंच गए थे तो भरतू घर आते ही अपने पिताजी से बोला,
मुझे आज का न्यूज़पेपर पढ़ना है। कहाँ है न्यूज़पेपर, जल्दी मेरे सामने लाओ। यह सुनकर भरतू के पिताजी चौंक गए। बोले, अरे भरतू, तेरा दिमाग तो सही है, हमने कब न्यूज़पेपर पढ़ लिया, रेडियो में खबर आती तो है, हम तो वही सब सुनते हैं। न्यूज़पेपर हमने कब लगा दिया भाई, आखिर क्यों पढ़ना चाहता है तू न्यूज़पेपर? भरतू ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बोला, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं न्यूज़पेपर खरीद के लाऊंगा। पिताजी ने ज़्यादा ना कुछ कहते हुए उसके हाथ में कुछ सिक्के डाल दिए। भरतू अपनी एटलस की काली साइकिल में पैडल मारता हुआ गया और उसी शाम को पास की नेगी न्यूज़ एजेंसी से न्यूज़पेपर खरीद के ले आया और अपने आंगन में कुर्सी खींचकर गूलर के पेड़ के पास पसर गया और एक सांस में पढ़ता चला गया पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसकी आंखें अप्रत्याशित दौड़ लगा रही थी। चेहरे में एक कुटिल मुस्कान थी। जब भरतू के पिताजी ने वह न्यूज़पेपर देखा तो उनके होश उड़ गए और स्वतः उनके मुंह से निकला, भाई भरतू, तू इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, आज तक इंग्लिश सब्जेक्ट में कभी भी तेरे अच्छे नंबर तो आए नहीं है। हैं? अच्छा जी, तो महाराज ने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा और पढ़ने के बाद अपनी माँ को आवाज़ मारते हुए कॉफ़ी मांगने लगा। कॉफ़ी दो पीने के लिए, मुझे अभी चाहिए। अमूमन देहरादून में हम लोग चाय का ही सेवन करते हैं, कॉफ़ी का प्रचलन ना के बराबर ही है। तो उनका परिवार भी स्टील के ग्लास में चाय भर के पीता था। अब भरतू के लिए चाय आई तो भरतू टकटकी लगा कर उस स्टील के ग्लास को देखता ही रहा। अब रात हो आई थी। भरतू का चाय का ग्लास आंगन के एक कोने पर अनछुआ वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। यह देखकर माँ पिताजी बड़े परेशान हो उठे। भरतू की माँ ने बोला, बेटा चल छोड़, चाय ततन पीनी है ना, पर ऐसा कर, रात के खाने में मैंने कंडाली का साग और रोटी बनाई है तो खा ले। भरतू घर के आंगन के बगीचे के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। रात हो गई थी। भरतू की आंखें बंद थी किंतु पैर चल रहे थे। माँ की आवाज़ सुनते ही वह ठिठक गया और एक सीध में देखता हुआ अपने कमरे में सोने चला गया। अब उस दिन भरतू की दीदी भी मायके आ रखी थी और उनका एक छोटा बच्चा था, यही कोई 6 से 10 महीने के बीच। तो भरतू क्या देखता है कि उसके कमरे में छोटा सा बच्चा सो रहा है जो कि उसका भांजा था। भरतू कुछ ना बोला और पलंग पर लेट गया। जैसे ही भरतू अपने भांजे के बगल में बिस्तर पर सोया, भांजा जोर जोर से स्वतः ही रोने लगा और कहते हैं वह रोता ही चला गया, जबकि भरतू ने उसको हाथ भी नहीं लगाया था। और जब भरतू अंदर सोने गया तो उस समय उसका भांजा आराम से सो रहा था। कभी कभी अबोध बालक भी कुछ ऐसा महसूस कर सकते हैं जो एक समझदार इंसान नहीं कर सकता। दूसरी दुनिया के कुछ खुले दरवाजों की आवाज़ की डेसिबल रेंज अबोध बालक के कान तक पहुंच सकती है। खैर, भांजे को अत्यधिक रोता देख घर के सारे लोग जमा हो जाते हैं और भांजे को उठाकर उसकी दीदी अपने साथ ले जाती है। भरतू ने रात को कुछ नहीं खाया। अब बारी थी सोमवार की नई सुबह की। घर के सारे सदस्य उठकर अपने रोजमर्रा के काम करने लगे, पर वेयर इज भरतू? भरतू कहाँ है? अमूमन भरतू सुबह 5 बजे ही उठ जाता है, लेकिन आज सुबह के 8 बज चुके थे और भरतू गहरी नींद के आगोश में था। इतवार के क्रिकेट खेल की थकान समझकर शायद किसी ने उसकी सुध नहीं ली, या रात को उसके अस्वाभाविक बर्ताव से शायद किसी बड़ी अनहोनी के खतरे से भी भयभीत थे और उसके कमरे में जाने से हिचकिचा रहे थे। किंतु अब तो भरतू को जगाना ही था। आज उसका मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का टेस्ट था। तमाम आशंकाओं से जूझते हुए भरतू की माँ आखिरकार उसके कमरे में गई और अंदर से डरी सहमी पर ऊंची आवाज में डांटती हुई बोली, अरे भरतू, उठता क्यों नहीं तू आज? हैं? नहीं उठेगा क्या आज? ऐसा भी क्या खेल के आया भाई जो आज उठ ही नहीं पा रहा? निशब्द कमरे में शांति। माँ संदेह और ममता में फिर बोली, अरे आज सोमवार है, 9 बजे का तेरा स्कूल है, जल्दी उठ। कोशिश व्यर्थ, नतीजा शून्य। गंभीर स्थिति की आहट पाकर माँ जोर से चिल्लाई, अरे भरतू के पिताजी, जल्दी आओ, यहाँ देखो क्या माजरा है।
दीदी भी भागकर कमरे में घुसी। अब पूरा परिवार भरतू के निढाल शरीर के सामने खड़ा था और भरतू को हिला हिलाकर उठाने की कोशिश कर रहा था कि तभी भरतू के चेहरे पर ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह कुछ हल्का नीला सा लग रहा था। निष्कर्ष निकलता है कि कहीं भरतू को किसी की नज़र तो नहीं लग गई। भरतू के पिताजी छोटी मोटी नज़र उतारने की विधि जानते थे। उसका चेहरा देखते ही समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। यह कोई नशा नहीं, क्योंकि नशे में शरीर नीला तो नहीं पड़ जाता। उन्होंने अपने होठों को गोल बनाकर उस पर फूंक मारी, कुछ मंत्र पढ़कर उसके चेहरे पर पानी मारा और काली दाल उसके सर से उतार के बाहर फेंक डाली। किंतु बुरे दिनों की शुरुआत का आज पहला दिन था। अलबत्ता भरतू थोड़ी देर में अपने आप ही उठ गया, पर अब स्थितियां और गंभीर होने वाली थी। उठने के कुछ समय उपरांत वह बोला, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी क्या टाइम हो रहा है? टाइम सुनते ही भड़क उठा। इतनी देर तक मुझे क्यों सोने दिया? किसी ने उठाया क्यों नहीं? अब भरतू पहले की तरह थोड़ी बहुत बात कर रहा था, लेकिन अचानक ही थोड़ी देर के बाद फिर बिस्तर पर लेटने चला गया और बोला, मुझे कुछ तबीयत खराब लग रही है, अब मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा। बीच बीच में भरतू ठीक हो जाता और शरीर में कमजोरी सी महसूस करने लगता। यह सिलसिला लगभग पूरे दिन चलता रहा। परिवार के सभी सदस्य चिंतित थे। वह भरतू को हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, किंतु भरतू उनके कई प्रयासों को विफल कर देता। वह कमरे में ही कैद हो जाता। अब उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। वह घर के सदस्यों से बात करनी भी बंद कर दी थी। इसी अजीब स्थिति में लगभग एक हफ्ता बीत गया। समय के साथ साथ वह कुछ कमज़ोर सा लगने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे। उसके शरीर में चढ़ा हुआ मांस धीरे धीरे पिघलने लगा था। यह आखिरकार क्या हो रहा था? भरतू के पिताजी और माँ इस टेढ़ी गुत्थी को सुलझाने में लगे थे कि आखिरकार क्या हुआ। जब से वह कुछ दिन पहले क्रिकेट खेल कर आया, उस दिन से ही बीमार रहता है और काफ़ी कमज़ोर हो गया है। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि वह अब ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक दिन बड़ी मुश्किल से भरतू के पिताजी उसको पास ही के एक हॉस्पिटल में दिखाने ले गए। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही कम आ रहा है, इसका रूट कॉज पकड़ में नहीं आ रहा है। बहरहाल कई तरह के टेस्ट लिख और कर डाले, रिपोर्ट नॉर्मल ही आती थी। बस हीमोग्लोबिन का लेवल अप्रत्याशित रूप से गलत आ रहा था। जो भी हीमोग्लोबिन अप करने की दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी थी, वह अगले दिन घर के आंगन में लगे गूलर के पेड़ की जड़ों पर बिखरी मिलती थी। फिर भी जैसे तैसे उसकी दवाई चलती रही, किंतु उसके शरीर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वह और कमज़ोर होता जा रहा था। मामला अब तूल पकड़ रहा था। अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार सारे ही भरतू के लिए बहुत परेशान थे। एक दिन तो पड़ोसी भोनू के चाचा ने कुछ ऐसी बात बताई कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक रात 1:30 बजे जब वह अपनी नौकरी से देर रात घर पहुँचे ही थे, तो देखा कि पड़ोस में भरतू गूलर के पेड़ के नीचे बैठकर अपना सिर जोर जोर से हिला रहा था, पर ठीक से कह नहीं सकता क्योंकि वहाँ अंधेरा था और चाचा जी की दूर की नज़र कमज़ोर होने के कारण क्या पता उनका दृष्टि भ्रम हो। ये वाक़या पूरे रायपुर में आग की तरह फैल गया। बात पहाड़ी रिश्तेदारों तक भी पहुंच गई। तो बस फिर क्या था, यह सुनते ही भरतू के मामा जी जो कि पौड़ी गढ़वाल में रहते थे, उनसे मिलने देहरादून पहुंच गए और भरतू के पिताजी को समझाया कि मुझे लगता है यह कोई जिस्मानी बीमारी नहीं, किसी मसाण का खेल है। यह कोई ऊपरी हवा है जिसके ये काबू में है। आपको पता करना पड़ेगा कि आखिरकार ये कैसे हुआ। चलिए आप मेरे साथ पौड़ी गढ़वाल चलें। वहाँ कुछ सिद्ध लोग हैं जो यह देखते ही बता देंगे कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है। देखते ही देखते परिवार के सभी सदस्य टाटा सूमो में बैठकर पौड़ी गढ़वाल की एक सिद्ध महिला के आंगन में पहुंच गए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने मामा जी के कहे अनुसार पिछली रात कुछ चावल भरतू के सिराने पर रखवा दिए थे और वो चावल वैसे ही महिला को दिखाने थे। अब भरतू का नंबर आ जाता है। भरतू जैसे ही उस सिद्ध महिला के समक्ष बैठता है, हवा में एक खलबली सी मच जाती है। भरतू का शरीर पसीने में भीगा हुआ है, जैसे मानो वह अभी कोई मैराथन दौड़ कर आया हो।
सिद्ध महिला टकटकी लगाकर भरतू को देखती है, फिर 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेती है। महिला चावलों की पुड़िया भरतू की माता से मांगती है और देखते ही फुसफुसा कर कहती है, ओ माइटी सोल ऑफ व्लादिमीर, प्लीज लीव हिज बॉडी, प्लीज लीव। भरतू बैठे बैठे मोबाइल में लगे वाइब्रेटर मोड की तरह थिरक रहा था। फिर वह पास ही में रखे एक छोटे से हवन कुंड में कुछ लकड़ी डालती है और कई तरह की पूजन सामग्री डालती है। फिर उसमें थोड़ा सा घी डालकर दिए की लौ से अग्नि को उत्पन्न करती है। फिर चावलों की पुड़िया खोलकर उस अग्नि को समर्पित करती है। जैसे ही वह चावल की पुड़िया हवन कुंड में जाती है तो वहाँ पर अग्नि की लप लपाती हुई लपट में एक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर कुछ दिखाई पड़ता है। सारे घर वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसमें दिखता है कि कुछ बालक एक छोटे से जंगल में चले जा रहे हैं। नीचे सूखी पगडंडी है। तभी देखते हैं कि साल के घने वृक्ष के ऊपर से एक सफ़ेद साया जो कि वहाँ आराम कर रहा था धीरे से नीचे उतरता है, मानो कोई चिड़िया का पंख ऊपर से टूट के गिर गया हो और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं जो बालक सबसे आगे चल रहा था वह उस पर पैर रख देता है और देखते ही देखते वह साया उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। अब एक शरीर में 2 आत्माएं थी। दरअसल भरतू ने वो बैम्बू वाला बाजा बजा बजा कर उसको अपनी ओर आकर्षित किया था। तभी वह सिद्ध महिला एक लाल टीका भरतू के मस्तक पर लगा देती है। भरतू निढाल होकर वहीं गिर जाता है। अब एक काली माला में 3 गांठ बांधते हुए सिद्ध महिला भरतू को पहनाती है। अब सिद्ध महिला का मंत्रोच्चारण चरम सीमा तक पहुंच जाता है। लगभग 10 मिनट के मंत्रोच्चारण के बाद भरतू उठ बैठता है और सिद्ध महिला की पूजन विधि को विराम मिलता है। अब भरतू साल के पेड़ के साए से मुक्ति पा चुका था। अब साल के पेड़ के साई की गुत्थी तो सिद्ध महिला ही बता सकती थी ताकि परिवार वालों की और हमारी उत्सुकता को विराम मिल सके। सिद्ध महिला ने साई की सच्चाई से अवगत करवाया। सफ़ेद साया कोई और नहीं, एक रशियन साइंटिस्ट व्लादिमीर था जो सन 90 के दशक में ऑर्नेस फैक्ट्री आया था। पुराने लोग जानते हैं कि ऑर्नेस फैक्ट्री के समीप पहले रशियन कॉलोनीज थी जहां ये लोग रहते थे। वहीं रायपुर के समीप जब यह भ्रमण पे था तो ऊंची चोटी से पांव फिसलने से इसको काफ़ी गहरी चोटें लगी थी और अंत में उसकी मृत्यु हो गई थी। तब से ये आज तक वहीं था। वो एक उदार और बुद्धिजीवी आत्मा थी, किंतु कभी कभार ऊपरी लोक के दरवाजे खुलने पर इन आत्माओं को भी समझ नहीं आता। अपितु ये सिलसिला 1 सप्ताह से चल रहा था, किंतु उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सिद्ध महिला ने व्लादिमीर की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की और समझाया दोपहर के वक्त और काली रातों में कई जगह पर कई योनियों के लोग होते हैं जो विश्राम कर रहे होते हैं। उनको विश्राम करने देना चाहिए। उनको बिना वजह मत छेड़ो व उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित मत करो। इसी लोक में जीवन है और इसी लोक में मृत्यु। असंख्य योनियां एक साथ रहती हैं, बस कभी कभी कोई दरवाजा खुलने पर कोई अपनी योनि छोड़कर मनुष्य योनि में समा जाता है, जिन्हें वापस भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। भरतू आज भी उन दिनों को याद करता है तो सिहर उठता है। बाकी आज भी ओली के उस जंगल वाले मैदान पर क्रिकेट जोरों शोरों से खेला जाता है और आज भी ऐसे बालकों की टोली वहाँ बड़ा उधम मचाती है। धन्यवाद।